हेलो साथियों, मैं बीएल लोना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है। एक क्लास हमने पीछे कर ली है, ये हमारी 2 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद में जो प्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसने लिखा था, इसके बारे में हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर देखा। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहली बार लिखा गया उसके बाद में दूसरी बार किसने लिखा। पहली बार जो लिखा गया था वो हिंदी भाषा में नहीं था, वो हमारे फ्रेंच भाषा में था। दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो हमारे शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है। तो इसको शिव सिंह सेंगर वैसे तो दूसरे हो गए भाई, प्रथम है वो गारसा दत्तासी है, तो ये दूसरे लेखक है। ठीक है, क्रम के हिसाब से देखें तो दूसरे हैं। क्वेश्चन बनाया जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास दूसरा लेखक कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम है वो गारसा दत्तासी और दूसरा है वो शिव सिंह सेंगर है। भाषा के हिसाब से पूछे तो हिंदी भाषा का प्रथम लेखक है वो हमारा गारसा दत्तासी है, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में था। दूसरी बात, प्रथम भारतीय वो विदेशी था, फ्रांस का था। ये जो प्रथम देखो, प्रथम भारतीय इतिहास लेखक, प्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लेखक, तो क्रम के हिसाब से ये 2 नंबर के है। शिव सिंह सेंगर है, क्रम के हिसाब से 2 नंबर के है। और भारतीय जो इतिहास लेखक के हिसाब से बात करें तो ये प्रथम है। हिंदी भाषा के हिसाब से बात करें तो भी ये प्रथम है। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो उस क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हुए आपको उसका आंसर देना होता है। यानी आपको हर चीज आती है, हर चीज आप पढ़ कर जाते हो, परंतु एग्जाम में क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो और आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। यानी आप अगर पेपर को अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 5% नंबर है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी 5% नंबर है आप एक्स्ट्रा ले आओगे पेपर को अच्छे से पढ़ने मात्र से, क्योंकि क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो जाता है जल्दीबाजी में। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके ग्रंथ का क्या नाम था, जो शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा था उसका क्या नाम था। तो भाषा इसकी हिंदी हो गई है हमारी शिव सिंह सरोज, यानी शिव सिंह इनका नाम था, शिव सिंह सेंगर, और ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। तो नाम याद रह जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, वैसे दूसरा है और हिंदी इतिहास के हिसाब से ये दूसरा ग्रंथ है और हिंदी भाषा के हिसाब से ये प्रथम ग्रंथ है। पहला जो वैसे जो फ्रेंच भाषा में था। इसका प्रकाशन की बात करें तो जो पहला जो गारसा दत्तासी ने जो लिखा था वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, गारसा दत्तासी वाला 1839 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। और जो हमारे शिव सिंह सेंगर का जो है शिव सिंह सरोज, उसका जो प्रकाशन है वो 1883 ईस्वी। इसकी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है। यानी हम वो चीजें देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एक एक लाइन है वो वहां से क्वेश्चन बनने लायक है, वही चीजें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर आया सर्वप्रथम प्रकाशित 1878 ईस्वी, यानी 1883 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष क्या है 1883 ईस्वी। परंतु ये कह रहा है कि जो सर्वप्रथम जो ये प्रकाशित हुआ था, सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था ये। परंतु जो आपको ऐसे पूछे शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है, तो आपको 1883 ईस्वी करना है, 1883 ईस्वी करना है। अगर 1878 और 1883 दोनों अगर ऑप्शन में हो तब आपको 1878 करना है। सर्वप्रथम ये 1878 में प्रकाशित हो चुका था, फिर कुछ परिवर्तन इसमें किया गया और कुछ चेंजेस करके उसको 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1883 ईस्वी ही माना जाता है। ठीक है, कुल कवि की बात करें तो इसके अंदर 1003 कवियों का वर्णन है। जिस प्रकार हमारे गारसा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके अंदर कितने थे 700
738 कवि थे। 738 कवियों का वर्णन था, और जिसके अंदर से 72 कवि किसके थे? हिंदी के थे, और कुछ गाइडों में 52 लिखा हुआ 52 कवि है वो हिंदी के थे। तो हमारा जो गारसा देतासी वाले में 738 कवि थे, उन्हें कवियों का वर्णन किया था। उसी प्रकार हमारे शिव सिंह सेंगर ने कालक्रम का कोई ध्यान नहीं रखा है, और उसने क्या किया है? 1003 कवियों का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कवियों वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि शिव सिंह जो सरोज है उसके अंदर कितने कवियों का वर्णन किया गया है। तो 1003 कवियों का मोस्ट आपको याद रखना है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिस प्रकार गारसा देतासी ने भी नहीं किया था, तो इन्होंने भी कालक्रम का कोई प्रयास नहीं किया है। अकारादिक्रम, गारसा देतासी ने भी अकारादिक्रम, यानी ऐसे जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है उसको हम पहले रखेंगे, फिर उसके बाद में आ पे आएगा, फिर ई पे आएगा, इसी प्रकार स्वरों के बाद व्यंजन आएंगे, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्रम को रखा। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प, पुंड, पुष्पदंत कहने का मतलब 3 नाम मैंने यहाँ पर लिखे, तीनों एक ही आदमी के नाम है। कहीं पुष्प लिखा हुआ है, कहीं पुंड लिखा हुआ है, कहीं पुष्प दंत लिखा हुआ है। को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्प, पुंड या पुष्प दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वर्त संग्रह मात्र कहकर ही पुकारा है। जिस प्रकार गारसा देतासी का जो ग्रंथ इस्तवार देला लिटरेचर एंदुस्तानी, तो उसको भी इन्होंने क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्त संग्रह मात्र कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज है उसको भी वर्त संग्रह मात्र ही कहा है। आगे देखिए, आगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास, यानी पहला प्रयास गारसा देतासी का हो गया, दूसरा हमारा शिव सिंह सेंगर हो गया, और तीसरा है वो है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन, जितना जो मैंने बताया आपको, यहां से जो प्रश्न जैसे शिव सिंह सेंगर से संबंधित यही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते जो हमने इसके अंदर लिए हैं। गारसा देतासी के यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते, जो इसके अंदर हमने वो मेन जो पॉइंट थे वो हमने ले लिया है इसके अंदर। अब है हमारा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। तो देखिए, प्रथम जो ग्रंथ था गारसा देतासी का, प्रथम जो ग्रंथ था गारसा देतासी का, वो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें तो वो कौन सी भाषा में था? वो हिंदी भाषा में था। इस भाषा में था, हिंदी भाषा में। अब देखो, कर्म के हिसाब से प्रथम जो है वो है फ्रेंच भाषा में, और दूसरा है वो हिंदी भाषा में। हिंदी के हिसाब से प्रथम देखिए तो हमारा ये हो जाएगा प्रथम, जो शिव सिंह सेंगर वाला है। अब जो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन है, तो ये आगे के पैराग्राफ में इन जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने जो तीसरे नंबर पे लिखा था, तीसरे नंबर पे लिखा था, तो तीसरे नंबर पे लिखने वाले थे जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है। तो अंग्रेजी ऐसे क्रम के हिसाब से तो ये 3 नंबर का हो गया। प्रथम फ्रेंच भाषा में था, दूसरा हिंदी भाषा में था, और तीसरा अंग्रेजी भाषा में था। और ऐसे पूछे तो अंग्रेजी भाषा के हिसाब से प्रथम कौन सा था? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन वाला था। आगे देखिए, तो जो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके प्रकाशन की बात करें तो हमारे सामने प्रकाशन की देखो एक डेट आ गई है 1839 ईस्वी, एक आ गई है 1883 ईस्वी, एक आ गई है 1888 ईस्वी। यानी जो ये मेन जो इसके प्रकाशन की डेट है वो हमारे को याद तो रखनी ही रखनी है। बाकी और भी डेट है वो याद रखनी, पर जो मुख्य जो है, तो प्रथम जो प्रकाशन है वो हमारा 1839 ईस्वी में हो गया था, जो गारसा देतासी वाला था। दूसरा जो है वो 1883 ईस्वी में हो गया था, जो शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज। और तीसरा जो 1888 ईस्वी है, जो हमारी इब्राहिम जो गिरियसन है, जॉर्ज गिरियसन, तो उसका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी। तो क्रम से है। भाषा की बात करें तो इसकी अंग्रेजी भाषा है।
इसके अंदर जो वर्णन है वो कितना है, 952 कवियों का है। तो कवि कितने हो गए, एक तो हमारे 738 कवि है प्रथम में अंदर, दूसरे के अंदर 1003 कवि है, तीसरे के अंदर 952 कवि है। यानी अभी तक ये कवियों का ही वर्णन चल रहा है, कवियों का वर्णन। यानी प्रथम जो था उसके अंदर 738 कवियों का वर्णन किया गया, दूसरे के अंदर 1003 कवियों का वर्णन किया गया, और चौथे के अंदर 952 कवियों, सॉरी तीसरे के अंदर 952 कवियों का वर्णन किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या कुछ परिवर्तन किया है, क्या परिवर्तन किया, 11 अध्यायों में विभाजित किया है। यानी दो जो ग्रंथ थे, शिव सिंह सेंगरवाला और गारसा देतासी वाला, उसके अंदर सिर्फ कवियों का वर्णन था, उसके अंदर कुछ भी विभाजन नहीं था। कवियों का वर्णन है वो क्रम से करते गए, आकार आदि क्रम में। परंतु हमारे जो अब्राहम जॉर्ज गिरियसन है, उन्होंने इसको किसमें बांटा है, अध्यायों में विभाजित किया है। तो इनका जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको इन्होंने 11 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसको हम 11 पाठ बोल सकते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है, मोस्ट लाइन है। यानी जो दो ग्रंथ लिखे गए थे, दो ग्रंथ, गारसा देतासी वाला और शिव सिंह सेंगरवाला, वो तो इतिहास ग्रंथ तो है ही है, परंतु सच्चे अर्थों में जो बात, तो देखिए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो यही माना जाता है। कौन सा, जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे इसमें दे रखा है, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। यानी ये किसमें था भाई, अंग्रेजी भाषा में था, तो इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया, इसका अनुवाद किया, वो किसने किया था, इसका हिंदी अनुवाद है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी, यानी जो इसका हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने, वो किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्योंकि ये तो है ना वो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था भाई। जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने जो प्रकाशन किया था वो तो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था, परंतु भाषा किस क्या थी इसकी, हिंदी, सॉरी अंग्रेजी थी। इसको हिंदी भाषा में जो प्रकाशन किया गया किशोरीलाल गुप्त द्वारा, वो 1957 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कालक्रम में विभाजित किया, तो यहां से मोस्ट हो जाती। प्रथम जो कालक्रम में विभाजित करने का काम है वो किसने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। बाकी शिव सिंह सेंगर ने और गारसा देतासी ने कोई कालक्रम नहीं किया। युगीन प्रवृत्तियां एवं परिस्थितियों का विवेचन किया, यानी युगीन यानी उस युग की जो प्रवृत्तियां थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, वहां की क्या परिस्थितियां थी, उसका भी इन्होंने विवेचन किया। बाकी शिव सिंह सेंगर और गारसा देतासी उन्होंने सिर्फ कवियों का वर्णन किया उस इतिहास ग्रंथ में, यानी इतिहास ग्रंथ का उन्होंने प्रयास किया था, शुरुआत की थी कि वह इतिहास ग्रंथ लिखें, परंतु उन्होंने क्या है, उस कवियों का वर्णन किया कि उन कवियों ने क्या किया था, कौन कौन सी उनकी रचना थी, उन कवियों का कब जन्म हुआ, तो उन कवियों के बारे में वर्णन किया है। बाकी उस युग से संबंधित वहां की कैसी परिस्थितियां थी, क्या घटनाएं वहां पर घट रही थी, उनका वर्णन इस ग्रंथ में नहीं किया है। परंतु हमारे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने क्या है, युगीन प्रवृत्तियां और परिस्थितियों का विवेचन भी इसमें किया है। तो इसीलिए तो इनको माना है कि सच्चे अर्थों में, यहाँ पर लिखा है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है, यानी इतिहास का हकीकत जो ग्रंथ है वो हमारे यही माना जाता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज गिरियसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। मोस्ट लाइन है, कई बार आई हुई है एग्जाम में। यानी जॉर्ज गिरियसन का मानना है कि जो हिंदी है, हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है कि ये अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजों के द्वारा बोली जाने वाली, उसी से ये नई भाषा हिंदी निकलकर आई है, ये मानना है जॉर्ज गिरियसन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा व्रत संग्रह कहा है। तो बड़ा व्रत संग्रह किसको कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का ग्रंथ है, उसको इन्होंने बड़ा व्रत संग्रह कहा। बाकी जो दो ऊपर वाले थे, जर शिव सिंह सेंगरवाला और गारसा देतासी वाला, उसको सिर्फ वर्त संग्रह कहा है, उसको वर्त संग्रह कहा, और इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा वर्त संग्रह कहा है, बड़ा वर्त संग्रह कहा है।
तो ये अलग अलग है, याद रखना है। जॉर्ज गिरियसन ने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे थे। यानी जॉर्ज गिरियसन ने, उन्होंने तुलसीदास है उस पर 12 निबंध लिखे थे। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विदा विशारद सभा वियना में किया गया। यानी ये बात है वो मोस्ट याद रखनी है। यानी जो ये ग्रंथ है इसको सर्वप्रथम इसका जो लिखने के बाद में वाचन हुआ, जिसका उच्चारण जिस प्रकार मैं आपको बोल रहा हूं इस प्रकार वाचन हुआ, तो वो प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना है, वहां पर इसका उच्चारण किया गया। सर्वप्रथम भक्ति काल को श्रवण काल जॉर्ज गिरियसन ने ही कहा था। यानी हमारा जो आगे पढ़ेंगे हम आदिकाल, आदिकाल, और उसके बाद में आएगा हमारा भक्ति काल, उसके बाद में आएगा भक्ति काल। तो उस भक्ति काल है ना, उस भक्ति काल को जॉर्ज गिरियसन है, उस जॉर्ज गिरियसन ने श्रवण काल कहा है। सर्वप्रथम श्रवण काल करने वाले हैं वो जॉर्ज गिरियसन है भक्ति काल को। क्यों कहा है वो आगे हम जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, अलग अलग कालों को पढ़ेंगे उस टाइम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो चौथा प्रयास है, वो चौथा प्रयास किसने किया था वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को मिल रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। कंटिन्यू हम इस पे क्लासें अपलोड करते रहेंगे। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ठीक है, एक साथ हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, जितना आपको याद ना हो सके, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद में हम काव्य शास्त्र है जो फर्स्ट ग्रेड का जो सारा मैटर वो आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।